नमस्ते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ न कुछ घटित होता रहता है और कल दो खबरें हुई जिनमें से एक का विश्लेषण कल किया गया कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख विपक्षी दल है वो अपनी रणनीति कैसे बना रहा है, उसके नेता मुखिया क्या सोच रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता मुखिया आदरणीय श्री मायावती जी, सुश्री मायावती जी, उनका क्या राजनीतिक रुझान है, इसका विश्लेषण करने के लिए एक खबर का आधार हमने बनाया। जब तक चुनाव की घोषणा न हो जाए, जब तक आचार संहिता लागू न हो जाए, तब तक कोई एक चीज तय करके कह दी जाए कि इंडिया गठबंधन में जितने दल शामिल हैं सभी रहेंगे या बिखर जाएंगे, इसका दावा नहीं किया जा सकता। इतने ही रहेंगे या और जुड़ जाएंगे, इसका दावा भी नहीं किया जा सकता। ये वक्त के साथ पकने वाली खिचड़ी है सियासत की, और इसमें जो लंबी और सबसे देर तक पकने वाली खिचड़ी है वो बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक सूझबूझ, उनका राजनीतिक निर्णय, इसकी है। पिछले दिनों एक बार हमने इस बात का विश्लेषण करने की कोशिश की कि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्या वो गठबंधन में शामिल होंगी। कुछ उड़ती खबरें आई, हमने उसका एक विश्लेषण किया कि इन इन शर्तों पर एक रास्ते खुल रहे हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। कल भी एक ऐसी खबर आई, समाजवादी पार्टी के नेता, राज्यसभा के सदस्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव की बहाने उनसे जुड़ी हुई ये खबर आई कि इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने के कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं और प्रोफेसर राम गोपाल उसको लेकर के कुछ कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस बार बसपा की तरफ से प्रतिक्रिया देने में बिल्कुल विलंब नहीं हुआ। बसपा प्रमुख का ट्वीट आता है कि ये बिना मतलब का, बिना सिर पैर का एक ऐसा खबरों का संसार है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। बसपा अकेले लड़ेगी, इसकी घोषणा बसपा प्रमुख कर चुकी हैं। उन्होंने फिर से पुख्ता किया कि ये खबर बिना सिर पैर की बेबुनियाद खबर है कि बसपा किसी किस्म के गठबंधन की कोशिश कर रही है। बसपा अकेले लड़ेगी। और फिर आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने और थोड़ा सख्त लहजे में इस खबर को खंडन किया और यहां तक कि उन्होंने खंडन करते करते बसपा की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल को भाजपाई खेमे का व्यक्ति कहा गया। सियासत में यह चलता रहता है, जब तक आप साथ होते हैं आप एक पुराने जख्मों, बयानों और तमाम चीजों को भूल कर एक हो जाते हैं, और जब अलग होते, लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दूरी इतनी है जो पार्टी नहीं जा सकती। इस वाले खेल की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का फिर से कोई सानी नहीं है। आपको याद है उत्तर प्रदेश के लोगों, भारतीय समाज पार्टी सुहेलदेव के नाम पर जो राजनीतिक दल बना है ओम प्रकाश राजभर का, ओम प्रकाश राजभर जब मंत्री पद छोड़ करके कुछ दिन विपक्ष में रहे और फिर 2022 के चुनाव के करीब आते आते उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो चुनाव में खूब भला बुरा कहा भाजपा को लेकर। चल सन्यासी मंदिर में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये सब कुछ चलता रहा। एक जनसभा में उनके मुंह से गाली तक निकल गई भाजपा के नेताओं के लिए। गठबंधन टूटता है सपा से, धीरे धीरे वो वापस बसपा भाजपा की तरफ लौटते हैं। गाली देने वाले, भला बुरा कहने वाले सबको बीजेपी अपना मना लेती है। हालांकि इम्तिहान तगड़ा देना पड़ा कि घोषित चुनाव जीतोगे तब मंत्री बनोगे, बेचारे चुनाव हार के मंत्री अभी तक नहीं बन पाए। ऐसा दलित पिछड़े नेताओं के साथ शर्त लगा दी जाती है और वो शर्त वो झेल रहे हैं। कहना यह है कि सियासत में कोई स्थायी शत्रु, स्थायी मित्र नहीं होता।
और जैसे ही वो साथ खड़े होते हैं, इसको लेकर के कयास शुरू हो जाता है। तो बसपा 2019 के चुनाव के पहले तक कभी सपा से गठबंधन करेगी, इसका कोई दूर दूर तक आसार नहीं नजर आ रहा था। लेकिन बसपा प्रमुख ने सपा से गठबंधन किया और गठबंधन करके उन लोगों ने चुनाव लड़ा। ये राजनीति में संभव था। कल्पना करिए, बसपा और उसके कैडर के लोग मान्यवर कांशीराम के एक शानदार विरासत की उपज है। इसीलिए मान्यवर कांशीराम कहा करते थे, ये जो वंचित शोषित भारत के समाज हैं, डीएसपोर, दलित, शोषित, वंचित समाज संगठन जो बना, फिर बाम सेफ जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कर्मचारी संगठन बना, और फिर बसपा बना। एक मिशन और आंदोलन का यात्रा है जो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और इसलिए मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि हम बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, इनके विचारों को गांव गांव ले चलेंगे। जिसकी संख्या भारी है उसकी हिस्सेदारी दिलाएंगे। 10 का शासन 90 पर चलेगा, इसका विरोध करेंगे। 90 का शासन मांगेंगे। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपी डीएम लेंगे। अंबेडकर ऑन व्हील, पेरियार ऑन व्हील करके एक सोशल कल्चरल मूवमेंट चला। मान्यवर कांशीराम ने उत्तर भारत को ठीक ठाक ढंग से बदल कर रख दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार हो, फूले का, पेरियार का, इस विचार को उत्तर भारत में स्थापित किया। जन आंदोलन, 40,000 किलोमीटर तक साइकिल यात्रा की। मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए आंदोलन किए। जेल जाने की बात की, बैलेट और बुलेट की बात की। और जब वो आखिरी पायदान पर खड़ा एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, एक शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति अपने वोट का अधिकार समझकर जिस दिन खड़ा होकर के वोट डाला और अपनी सरकार बनाई, उस दिन असल मायने में इस देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि आखिरी व्यक्ति तक लोकतंत्र पहुंचा। और ये मान्यवर कांशीराम के मिशन मूवमेंट की बात थी। और इसलिए वो लगातार बसपा को कहते थे कि ये पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मिशन का नाम है। और इसलिए समाज के सबसे हाशिए की पायदान पर खड़ी होकर के एक महिला जो दलित समाज से आती थी, जो शिक्षिका शिक्षिका बनी थी और डीएम बनना चाहती थी, मान्यवर कांशीराम दिल्ली के उनके एक भाषण से प्रभावित होकर के उस नवयुवती के घर पहुंचते हैं। कम उम्र की एक लड़की जिसके अंदर एक तेवर, एक आत्मविश्वास, एक वैचारिक स्पष्टता दिखी। मान्यवर कांशीराम ने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं? उन्होंने कहा हम डीएम बनना चाहते हैं। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि हम आप जैसे लोगों को ये चाहते हैं कि आप इस देश के शासक बने। डीएम और एसपी तो आपके पीछे फाइल लेकर खड़े होंगे। और जब 1995 में किसी भी अलग परिस्थिति में, हालांकि वो कहानी फिर कभी, जब मान्यवर कांशीराम की वो संघर्ष मिशन का एक नतीजा निकलता है कि उस समाज के हाशिए पर ढकेल दिए गए पायदान से चलकर एक नेता उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की मुख्यमंत्री बनती हैं, आदरणीय मायावती जी, आप कल्पना नहीं करेंगे कि उसने कैसे इस देश के लोकतंत्र को, समाज को बदल कर रख दिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम दल जो उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह के बाद, जयप्रकाश जी के बाद, लोहिया जी चूंकि उत्तर प्रदेश के ही थे, आज लोहिया जी का को याद करने का दिन भी है, उस पीढ़ी के नेताओं के बाद अगर आपको उत्तर भारत की राजनीति समझनी है तो सबसे पहला नाम आपको मान्यवर कांशीराम का आएगा, फिर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इनके नाम जोड़ते जाए, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और तमाम लोग। आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जड़ तलाश रही है, लेकिन सपा और बसपा एक पिलर की तरह इसलिए खड़ी हैं क्योंकि एक तरफ मान्यवर कांशीराम और एक तरफ मुलायम सिंह यादव, समाजवाद की लड़ाई दोनों खड़ी होकर के उस उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख देती है और सामाजिक न्याय की एक जमीन तैयार होती है। 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं मायावती जी, और 2012 में जब वो
आखिरी चुनाव जिसमें बसपा, जिसके बाद गिरना लगता है ग्राफ, बसपा के तमाम नेता बसपा छोड़ने लगते हैं। 2017 में जाकर के जब विधानसभा चुनाव होता है, 19 सीटों पर सिमट जाती है बहुजन समाज पार्टी, जो 2014 के चुनाव में 12 के चुनाव में 38 सीटें, 2017 के चुनाव में 19 सीटें, 2014 के चुनाव में 0 सांसद, 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा गठबंधन होता है तो 10 सांसद। सपा के 5 ही सांसद 2014 में भी जीते और 5 ही 2019 में भी। धीरे धीरे बसपा का एक राजनीतिक रूप से कमजोर होना शुरू होता है। 2022 के चुनाव में फिर से सब पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं। बीजेपी फिर से दूसरी बार मेजॉरिटी में आती है, सपा प्रमुख विपक्षी दल बनता है, उसे 36% उसके अलायंस को सीट मिलती है, वोट मिलता है और तकरीबन 125 सीटें मिलती हैं। और बसपा के विधायक शून्य हो जाते हैं, क्योंकि एक विधायक जो बसपा की तरफ से जीते, उमाशंकर सिंह, साफ तौर पर उनके इलाके के लोग कहते हैं कि वो अपने बदौलत जीते। एक राजनीतिक दल का इस तरह से नीचे जाना, जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से समझता है, जिसे पता है मान्यवर कांशीराम होने का मतलब क्या है, जिसे पता है कि मायावती जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने और एक अच्छा शासन देने का सफर कितना मुश्किल रहा होगा, क्या कुछ नहीं सहना पड़ा होगा, कितना लड़ना पड़ा होगा, अपनों से लेकर परायों तक के संघर्ष करने पड़े होंगे। और 1993 के मिले मुलायम कांशीराम, हुआ में हो गए जय श्री राम, इस पूरे संघर्ष के बाद जब 95 में गठबंधन टूटता है, गेस्ट हाउस कांड होता है, एक खाई सी बन गई सपा और बसपा में। इसलिए कई बार आप ये पाएंगे कि सपा बसपा के कामों के खिलाफ, बसपा सपा के कामों के खिलाफ, दोनों के कार्यकर्ताओं में दूरी, दोनों के नेताओं में दूरी, दोनों की तरफ से कड़े शब्द, और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रमोशन रिजर्वेशन बिल का विरोध करना, कुछ जिलों के नाम बदलना, गेस्ट हाउस कांड। आज भी दलित समाज के भीतर एक टीस इसकी रहती है कि ये कुछ गलतियां हुई हैं, और बहुजन समाज के पूरे मूवमेंट में वो चीज दिखती है। लेकिन 2019 में जब अखिलेश यादव और की पहल पर, आदरणीय मायावती जी के समर्थन पर एक अलायंस बना, तो ऐसा लगा कि दोनों दूरियां मिटी हैं। और उसके बाद अलायंस टूटा, बसपा की तरफ से टूटा। आज भी आप पाएंगे कि आप मायावती जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता कभी भी नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा तो उसका नुकसान है, जो एक बड़ी लीडर है। लेकिन आज का इम्तिहान, आज की पड़ताल ये है कि जब सारे पॉलिटिकल पार्टियां एक अलायंस बना रही हैं, उस अलायंस बनाने का मकसद उनका यह है कि भाई तुम अलग लड़ोगे, तुम अलग लड़ोगे, तुम अलग लड़ोगे, तो आज ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी लड़ाई है जो आपकी पार्टी को खत्म कर देगी, जो चुनी हुई सरकार को गिरा सकती है, आपके सांसद विधायक खरीद सकती है, आप नहीं झुकेंगे तो ईडी सीबीआई डाल करके आपको जेल में बंद कर देगी, आपके ऊपर मुकदमे लगा देगी, आपके संसद सदस्यता रद्द कर देगी। सारे पॉलिटिकल पार्टियों के पास समझ में आया, भाई बचेंगे तो आपस में लड़ लेंगे, देश बचाना है, संविधान बचाना है, क्योंकि इस पार्टी के लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में। ऐसे वक्त में जब भी मैं बसपा पर विश्लेषण करना चाहता हूं, एक जोखिम उठाता हूं। मैं जानता हूं कि बसपा के समर्थक इस बात से नाराज होते हैं, चलो भाई तुम सपा का आलोचना करो, बहुत आलोचना कर सकते हैं आप, चलो भाई ये सपाई है, ये है वो, इसका सवाल इस बात का नहीं है। मेरे एक बात का जवाब दीजिए, बसपा की एकमात्र, बसपा पॉलिटिकल पार्टी है इस देश में, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी बसपा है जिसके राजनीतिक रैलियों में भी भारत के संविधान की प्रतियां बिकती हैं और लोग कलेजे से लगाकर उसे अपने घर में रखते हैं। और संविधान ने इस देश और दुनिया में बाकी लोगों को कुछ भी दिया हो, बसपा का अपना एक कैडर वोट है, समाजवादी और अंबेडकरवादी लोग हैं जो संविधान को दिल से जीते हैं। और ऐसे वक्त में जब संविधान को बदलने का खतरा आपके मुहाने पर है, जब आपको पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक रूप से वर्चस्व तय कर देना, और देवरिया जैसा कांड आपके सामने हो चुका है, साफ दिख रहा है कि हिंदू एकता एक तरफ, अगर ब्राह्मण और यादव टकरा जाएंगे तो ब्राह्मण के पक्ष में हिंदू एकता को जुड़ जाएगी। कल्पना करिए दलित के पक्ष में कौन खड़ा है। फिर वो जो मिशन और मूवमेंट था मान्यवर कांशीराम का, क्या आज उसे फिर से अपना मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है? और इसलिए इस बात के कयास लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी के दबाव है क्या कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर? बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं,
ऐसे वक्त में आप ये कह सकते हैं कि जेल जाने के डर से मायावती जी गठबंधन नहीं करें, एक विश्लेषण ये है। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मायावती जी का राजनीति करने का अपना एक तरीका है, अपना एक पैटर्न है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि चुनाव करीब आते आते, आचार संहिता लगने के आसपास ये गठबंधन के रास्ते गुंजाइश खुली हुई है। हालांकि राजनीति में ये होता है कि आप बयान दे देते हैं कि नहीं भाई हम अकेले लड़ेंगे, तो माना जाता है कि भाई जब बसपा प्रमुख ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, तो आप किस बात के विश्लेषक को आप कह रहे हो कि चुनाव के करीब आते आते अलायंस हो सकता है। हम इसलिए ये कयास लगा रहे हैं क्योंकि जो पार्टी मिशन की पार्टी हो, जो पार्टी संविधान को दिल से लगाकर जीती हो, जो पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती हो, जो पार्टी अम्बेडकर फूले पेरियार की बात करती हो, जो पार्टी एक आंदोलन की परिणति है, अंततः वो पार्टी संविधान को बदलने वालों के खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि उसका कैडर संविधान के बदलने वालों के खिलाफ आज भी खड़ा है। राजनीति के अपने तरीके हैं और हर हर दल अपने पैटर्न पर राजनीति करता है। हो सकता है कि ये एक चाल हो, राजनीतिक सूझबूझ की चाल हो, और ऐसे में बसपा के कैडर से अगर आप करीब रहकर जाकर बात करेंगे, बसपा का जो कैडर वोट है ना, वो दिल में संविधान रखता है, सामाजिक न्याय रखता है, अम्बेडकर को रखता है, माननीय कांशीराम को रखता है। उसे राजनीतिक रूप से बदनाम किया जाता है कि 5 किलो अनाज पर वो दूसरे को वोट दे रहा है, ऐसा है नहीं। एक जागरूक कैडर कभी भी संविधान के साथ छेड़खानी करने वाले के साथ नहीं जा सकता, और बसपा प्रमुख को यह बात पता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो डर बीजेपी दिखा रही है, आप 20 मुकदमा इस देश के दलितों के ऊपर लगा दीजिए, उनकी हालत खराब हो जाएगी। जिसके घर में खाने को नहीं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जो इस देश में हो रहा है, कहां से वो मुकदमा लड़ेंगे। ऐसे वक्त में बहुजन समाज पार्टी की रणनीति ये है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति होती है, अपने कैडर को आप ये बताएं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उस बिसात पर पूरा का पूरा कैडर, एक एक जिले का, एक एक ब्लॉक का, एक एक तहसील का, एक एक गांव का कैडर सक्रिय होता है, मेहनत करता है, संगठन बनाता है, अपने विचारों को लोगों तक ले जाता है। हर एक जिले में रैलियां हो रही हैं, बसपा सक्रिय है, नेशनल कोऑर्डिनेटर पूरे देश में घूम घूम करके आकाश आनंद रैलियां कर रहे हैं, और आकाश आनंद को आगे करके बसपा अपने कैडर को मजबूत कर रही है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यही करेगी, वो अपने कैडर को मजबूत करेगी, वो अपने लोगों को जोड़ेगी। लेकिन आखिरी वक्त तक मुझे ऐसा लगता है कि वो संविधान बदलने वालों को दिल्ली की सत्ता से बदलने के कदम उठाएगी। ये मेरा विश्लेषण है। आप इसे क्या कहेंगे कि किस आधार पर यह हो सकता है? मैं कहूंगा अभी मेरे पास कोई ठोस आधार नहीं है। मेरे पास एक आधार है, वो है बसपा की विचारधारा, बसपा की अपनी कोर आइडियोलॉजी। और वो आइडियोलॉजी मुझे कहती है कि जो संविधान की धज्जी उड़ाने की बात करे, जो पार्टी मिशन से निकली है, वो कभी भी कोई ऐसा कदम कतई नहीं उठाएगी जिसका लाभ संविधान बदलने वाले को मिल जाए। दो ही राज्य पूरे देश में ऐसे हैं जहां बीजेपी आज भी भारी है, एक गुजरात और दूसरा उत्तर प्रदेश। और जिस दिन बसपा प्रमुख ने यह तय कर लिया कि हम संविधान को बदलने वालों को बदल कर रख देंगे, उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ हो जाएगी। वो रणनीति क्या होगी बसपा की, कितनी सीटों पर समझौता होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि जिस मिशन और आंदोलन से निकली हुई एक पॉलिटिकल पार्टी बसपा है, उसका कोर वोटर अपने सोशल मीडिया से लेकर देश के अखबारों तक ये पढ़ रहा है, देख रहा है, जान रहा है आरक्षण खत्म हो गया, आरक्षण को बर्बाद कर दिया गया है, सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार को प्राइवेट हाथों में बेच करके पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। जहां 2 जगह आरक्षण था वो तो खत्म हो गया, लेटरल एंट्री में कोई दलित पिछड़ा नहीं, और ऊपर से हाथरस कभी हो रहा है, कभी इंद्र मेघवाल हो रहा है, कभी घोड़ी से उतार कर मारा जा रहा है, कभी मूछ रखने पर मारा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बसपा के कैडर इतने कमजोर हैं कि वो इन चीजों को भूल जाएंगे? और बसपा के कैडर अपने बीच से चंद्रशेखर आजाद जैसा एक नेता भी तो खड़ा कर रहे हैं। उसकी रैलियों में देखिए जाकर के क्या हुजूम उमड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सियासत पर अभी आपको नजर रखनी होगी। मायावती जी एक बड़ी नेता हैं, शायद वो अपने पत्ते आखिर में खोलेंगी।
और निश्चित रूप से ये मेरा मेरा विश्लेषण ये कहता है कि ईडी हो, सीबीआई हो, जेल जाना हो, पार्टी तोड़ देना हो, खत्म कर देना हो, इन सब से परे हट करके संविधान को बदलने की शर्त जो रख दी है इस देश के दक्षिणपंथी नेताओं ने, उसके सामने बसपा प्रमुख कभी भी उनका साथ किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकारांतर से किसी भी तरह से कभी नहीं चाहेंगे कि संविधान को बदलने वालों को साथ मिल जाए, मदद मिल जाए। और जिस दिन ये तय हो गया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरवाद और समाजवाद मिल गया, तो कल्पना करिए सांप्रदायिकता शून्य हो जाएगी। आपका मानना इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।